हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन पर। तो आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के म्यूज़िक पेपर की। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सोल्व करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, कितने क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, कितने क्वेश्चन 2 नंबर के, 6 नंबर के कितने आएंगे। तो वो सभी आज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास काफ़ी कि आप सर सैम्पल पेपर ज़रूर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। तो जो ये सैम्पल पेपर है 2022 से 23 के बीच में, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल कोड जो है 34 है, 034। 2 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स का होगा पेपर। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इस पेपर के बारे में मैं बता देता हूँ, ऐसे पेपर आएगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन हैं। तो पहले सेक्शन में बताया गया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। उसमें बताया कि जितने भी क्वेश्चन हैं सेक्शन ए के अंदर वो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। अथवा में कोई नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में कुछ नहीं मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, सभी जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी में देखते हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। इसमें भी आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो एक जो क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर का मिलेगा। जो भी मतलब क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलवाएगा सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2-2 नंबर के होंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी करना है, कोई भी अथवा में नहीं मिलेगा। ऐसे ही पेपर आने वाला है। सेक्शन सी की बात करेंगे तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। तो जितने भी उसमें सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चंस होंगे, अब 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो देखते हैं अभी। धीरे धीरे स्लाइड करूँगा तो सब समझ में आएगा आपको। तो इसके अंदर देखने हमने कि कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 3 है तब भी 2 करने हैं, 4 हैं तब भी 2 करने हैं, 5 है तब भी 2 करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। ठीक है। तो जो क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए से 1-1 नंबर के होंगे, सेक्शन बी से 2-2 नंबर के होंगे, और सेक्शन सी से 6-6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलते हैं कि देखते हैं सेक्शन ए के अंदर कितने क्वेश्चन है और किस हिसाब से क्वेश्चन है, वही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं नीचे सीरियल नंबर 1 और सेक्शन ए, मार्क्स जो हैं 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो इसके आंसर मैं बताऊंगा, आप इसको लिखते जाना और मैं साइड बाय साइड लिखता भी जाऊंगा जो भी इसका आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर वाज रिटन इन। ठीक है, संगीत रत्नाकर वाज रिटन इन, कब लिखा गया संगीत रत्नाकर? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है 13वीं शताब्दी में, है ना। 4th नंबर का जो इसका ऑप्शन है वो ओके है, बिल्कुल राइट है। 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी। तो आइए अब हम बात करते हैं, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कंपित एंड पल्लवित आर द टाइप ऑफ। कंपित एंड पल्लवित क्या हैं, किसके प्रकार हैं? क्या वो अलंकार के प्रकार हैं, क्या वो खटका के प्रकार हैं, क्या वो आलाप के प्रकार हैं, क्या वो गमक के प्रकार हैं? कंपित और पल्लवित गमक हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर है फोर्थ इसका आंसर है, मतलब 1 2 3 4 में से 4 नंबर जो है वो ओके है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कोमल स्वराज यूज्ड इन राग बागेश्वरी। वो कहने हैं कि बागेश्वरी के अंदर, राग बागेश्वरी में कोमल स्वर यूज होते हैं, इनमें से। तो देखते हैं कौन कौन से कोमल स्वर इन्होंने पूछे हुए हमसे। तो क्वेश्चन 3 में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें है गानी। तो गानी कोमल होता है। रे धा कोमल, रे कोमल नहीं होता, रे शुद्ध होता है, धा भी शुद्ध होता है। नी और धा और नी कोमल, थर्ड में जो है धा और नी कोमल है, धा शुद्ध होता है, नी कोमल होता है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी इसका आंसर सही नहीं है। तो और फोर्थ ऑप्शन ये है कि रे और नी, रे कोमल और नी कोमल, रे शुद्ध होता है, नी कोमल होता है। तो इसका जो पहला जो
ऑप्शन है गा और नी कोमल। तो गा कोमल और नी कोमल ये दोनों कोमल होते हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 4th नंबर पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ए, माँ इज कोल्ड अद्वदर्शक स्वर। बी, संधि प्रकाश रागाज आर संग ड्यूरिंग नाइट ओनली। सी, जाति ऑफ राग भैरव इज भैरव। डी, संगीत पारिजात वॉज रिटन बाय पंडित अहोबल। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें बता रहे हैं कि माँ को अद्वदर्शक स्वर कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, ये ऑप्शन एक तो ये सही है, मतलब जो स्टेटमेंट है। और बी के ऊपर चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है संधि प्रकाश रागाज आर संग ड्यूरिंग नाइट ओनली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संधि प्रकाश राग वो होते हैं जो दोनों समय मिलते हैं, मतलब जो 4 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो संधि प्रकाश का रागों का समय होता है, जब दिन और रात का मिलन होता है। ऐसा 2 बार होता है 24 घंटों में, एक बार तो शाम को 4 से 7 और एक बार सुबह 4 से 7। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो संधि प्रकाश राग है वो सिर्फ रात को गाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो सुबह भी गाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट है ये गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। सी के अंदर बता रखा है कि जाति ऑफ राग भैरव इज भैरव। नहीं, भैरव का थाट भैरव हो सकता है, लेकिन भैरव की जाति संपूर्ण है। भैरव नाम की कोई जाति नहीं होती। जाति 3 होती है, ओढ़व, शाढ़व और संपूर्ण, जिसमें 5 स्वर लगते हैं ओढ़व, 6 लगते हैं शाढ़व और 7 लगते हैं उसमें संपूर्ण। तो ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। डी पे चलते हैं। संगीत पारिजात वाज रिटन बाय पंडित अहोबल। हाँ, पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात को लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। 1 A and B, 2 B and C, 3rd A and C and 4th A and D। तो यहाँ पे जो 4th जो है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के आ रहे हैं। 5th नंबर पर चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार फिर से एक स्टेटमेंट दी गई है हमें, तो हमें करेक्ट बतानी कौन कौन सी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है धमार ताल हैज़ 10 मात्राज। नहीं, धमार में 14 मात्रा होती हैं, तो 10 मात्रा नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी इज सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग्स ऑफ तानपुरा आर कॉल्ड जोड़ी के तार। यस, जोड़ी के तार माने जाते हैं। तो सेकंड और थर्ड मतलब दूसरे और तीसरे तार को जोड़ी का तार कहा गया है, क्योंकि दोनों मध्य सप्तक के 7 स्वर से मिलाए जाते हैं, इसलिए उसको जोड़ी का तार कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखते हैं एक बार, जो सी स्टेटमेंट है वो देखते हैं। गंधार ग्राम इज एक्सटिंक्ट नाउ, मतलब गंधार ग्राम अब यहाँ से जा चुका है, लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मालकोंस संपूर्ण जाति राग। नहीं, मालकोंस की संपूर्ण जाति राग नहीं है। मालकोंस जो है वो ओढ़व जाति का राग है, क्योंकि उसके अंदर रे और पा नहीं होता। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर पर। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो जो लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड आप देख रहे हैं, तो इन दोनों को मैच करना है कि ए किससे मिलेगा, बी किससे मिलेगा, सी किससे मिलेगा और डी किससे मिलेगा। देखते हैं लिस्ट 1 को देखते हैं। तो द्रुत ख्याल लिस्ट सेकंड में कहाँ पर आता है, तो द्रुत ख्याल को हम कहते हैं छोटा ख्याल भी कहते हैं। तो ए का तो हो जाएगा थर्ड, ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड। उसके बाद है राग विवेकाध्याय। राग विवेकाध्याय संगीत रत्नाकर का हिस्सा है। राग विवेकाध्याय संगीत रत्नाकर का अध्याय है, तो बी का हो जाएगा 4। भैरव के अंदर रे और धा कोमल लगता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। मींड सा और माँ के ऊपर जो आप एक निशान देख रहे हो, ये धनुष के आकार का निशान है, इसको धनुषाकार निशान बोलते हैं। तो यह जो चिन्ह है उसको हम मींड का चिन्ह कहते हैं, और सा और माँ के बीच में मींड दिखाई गई है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन जो हमारा ठीक होगा वो देखो, ए जो मिल रहा है वो थर्ड से मिल रहा है, बी जो मिल रहा है वो 4 से मिल रहा है, सी जो मिल रहा है वो 1 से मिल रहा है, और जो डी मिल रहा है वो मिल रहा है सेकंड से। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो इसका ऑप्शन है 3rd नंबर। जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल
करेक्ट है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया वो इससे मैच कर रहा है। तो 7 नंबर पर चलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नोट्स इज कॉल्ड अलंकार। तो ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो मतलब स्वरों का एक मतलब निश्चित जो पैटर्न होता है उसको हम अलंकार कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्वरों का पैटर्न ही होता है, अलंकार ऐसे चलते नहीं हैं कि आप जब मर्जी ऐसे गा दो, एक पैटर्न के ऊपर ही चलता है। अलंकार उसी को बोलते हैं कि स्वरों की सुनिश्चित व्यवस्था जो ताल और लय के साथ चलती है। क्लियर? तो ये बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये बिल्कुल सच है, ट्रू है। और हम बात करें स्टेटमेंट सेकंड पे, अलंकाराज कैन बी कंपोज्ड इन एनी राग। यस, अलंकार को किसी भी राग में कंपोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अलंकार जो है वो ऐसा नहीं है कि एक ही राग में बना है, ये किसी भी राग के लिए हम इसको गा सकते हैं। क्योंकि अलंकार कब प्रयोग किया जाता है? अलंकार जब हम संगीत जब सीखते हैं, कोई गुरु अपने शिष्य को संगीत सिखाता है तो अलंकारों का प्रयोग करता है, और अलंकार गाने से हमारा संगीत मजबूत होता है। तो किसी भी राग में अलंकार को गा सकते हैं, बना सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 7th क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, बाकी जो है वो सब गलत है। तो 8 नंबर पे चलते हैं। ये सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। रूपक ताल हैज़ 7 मात्राज। रूपक ताल की 7 मात्रा होती है, बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड देख रहे हैं। धमार ताल हैज़ खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट। ये गलत है, धमार के अंदर 8वीं मात्रा पर खाली होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप इस पर टिक कर सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमने देख लिया कि सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1-1 नंबर के आने वाले हैं। अभी हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर 9th नंबर क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी के अंदर वो सभी के सभी 2 नंबर के आने वाले हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। इनमें से जो 2 की डेफिनेशंस आपको लिखनी है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 दिए गए? मूर्छना, गमक और मींड। तो इनमें से जो भी आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि 3 कोई भी छोटी छोटी आपकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। सभी की सभी डेफिनेशंस मैं डालने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। अब मेरी वीडियो देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसे 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको दो करने हैं। और एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये कर सकते हो, एक और इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, और के अंदर मतलब अथवा में दिया हुआ है 9th के अंदर। तो इसमें आपको जीवन परिचय लिखना है। पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित जी का जीवन परिचय लिखें, उनकी जीवनी लिखनी है, उन्होंने संगीत के लिए क्या कुछ किया है। तो आइए देखते हैं 10 नंबर पे क्या लिखा गया है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत पारिजात। तो संगीत पारिजात के बारे में बताना है, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं संगीत पारिजात के बारे में, कि उन्होंने कैसे कैसे पंडित अहोबल जी ने इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर एक और ऑप्शन है। तो जो 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 ऑप्शन है, आप उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थियरी ऑफ रागाज, जो कि मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। रागों का समय सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो पहला है उसके अंदर हम देखेंगे राग भैरव और राग मालकौन से, इसका आपको राग परिचय देना है। इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, ठीक है, एक करेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों ही नहीं आते तो उसके बाद एक और ऑप्शन दिया गया है, और के बाद उसमें लिखा गया है कि बड़े गुलाम अली खान साहब का जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है, उनकी जीवनी लिखनी है, उन्होंने संगीत के लिए क्या कुछ किया है, तो ये आपको लिखना है। तो बहुत ही आसान ये ऑप्शन है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। मतलब आपको जो भी नीचे दिए गए हैं डेफिनेशन, उनमें से आपको कोई 2 करनी है। अलंकार, खटका मुर्की, ग्राम। खटका मुर्की को इन्होंने एक में ही कर दिया है, वैसे अलग अलग है, लेकिन आप यहाँ पर एक में ही आपको करना पड़ेगा। आपको अलंकार आता है तो अलंकार कीजिए, खटका मुर्की आता है खटका मुर्की कीजिए, ग्राम आता है तो ग्राम कीजिए। इन तीनों में से आपको एक करना है, ठीक है। और एक और ऑप्शन दिया गया है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है।
एक और ऑप्शन आपको दिया गया है 12th के अंदर ही, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के बारे में आपको बताना है, 2 नंबर का आएगा, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ स्वर दिए गए हैं नीचे, इसमें बताया गया कि इन स्वरों को देख करके आपको राग का नाम बताना है और 50 स्वरों तक आपको इसको फैलाना है, मतलब विस्तार करना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कितने राग हैं। हमारे सिलेबस में 3 राग हैं, राग भैरव, राग मालकोंस और राग बागेश्वरी। तो राग जो भैरव है उसमें रे और धा कोमल होता है, तो यहाँ पर धा शुद्ध दिखा रखा है, इसका मतलब, और नी भी शुद्ध होता है उसमें, तो यहाँ नी कोमल दिखा रखा है, तो जाहिर सी बात है ये राग भैरव नहीं है। अब हम बात करते हैं राग मालकोंस की। राग मालकोंस में गा, धा और नी तीनों ही कोमल होता है और रे नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए आप, नी कोमल है, गा भी कोमल है, लेकिन दा शुद्ध है। तो धा अगर शुद्ध है, वो कोमल नहीं है, तो इसका मतलब वो मालकोंस नहीं है, और रे भी लगा हुआ है। तो हमारा जो तीसरा जो बच गया है वो है हमारा राग बागेश्वरी। तो राग बागेश्वरी का ही ये हिस्सा है, सा नी कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, सा, मा गा कोमल, रे और सा। तो ये बागेश्वरी का आपको एक स्वरूप बना कर दे रहा है और ये बागेश्वरी की पहचान हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह स्वर समूह राग बागेश्वरी का है, और इसके बाद जो 50 जो स्वर हैं वो आपको उनको जोड़ करके आगे लिख देना है। ऐसा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको तीनों रागों के बारे में बताऊँगा और 50 जो स्वर हैं वो आपको उसके अंदर बताऊँगा, एक साथ बता दूँगा 12th के अंदर, और आप आराम से उसको देख सकते हैं, बहुत आसान है ये। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, वरना एक ऑप्शन और आ रहा है, राइट द मेथड ऑफ ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तानपुरे को ट्यून कैसे करें, कैसे मिलाएं तानपुरे की तारों को, तानपुरों को कैसे ट्यून किया जाता है, ठीक है, हाउ टू ट्यून द तानपुरा। ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, इस तरह से ये पैटर्न होगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो, कोई और क्वेश्चन हो, लेकिन होगा वो सिलेबस में से ही, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ऑप्शन में 2 मिलेंगे, ये पक्की बात है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अभी सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन है, एक नंबर के, और सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 10 नंबर का ये हो गया और 8 नंबर का वो हो गया ए सेक्शन। तो टोटल 18 नंबर हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर के 12, और 18 और 12 30 हो गए हमारे। तो सेक्शन सी में आ रहे हैं, और हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि सेक्शन सी के अंदर हमको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 14th, 15th एंड 16th, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट द नोटेशन ऑफ धमार इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। 2 आपके सिलेबस में राग दी गई हैं, एक तो भैरव, मालकोंस और बागेश्वरी, इनमें से किसी भी एक राग में धमार जो गायकी है, धमार गायकी, उसकी नोटेशन स्वरलिपि लिखनी है आपने भैया। 15 नंबर देखते हैं, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ ताल धमार और झपताल। इन दोनों में से एक का इंट्रोडक्शन आपने देना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है कि इसमें कितनी ताली होती है, कितनी खाली होती है, कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे बजाया जाता है, तबले पे बजता है, खुले बोल की ताल है, बंद बोल की ताल है, सब आपको बताना है। एंड राइट तिगुन ऑफ धमार, ठीक है, या तो आप धमार की तिगुन लिख दीजिए और चौगुन ऑफ रूपक, या फिर रूपक की चौगुन लिख दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नोटेशन ऑफ विलंबित ख्याल इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। आपके सिलेबस में दिए गए रागों में से किसी भी एक राग की विलंबित ख्याल में आपको स्वरलिपि लिखनी है। देखो जो 15th नंबर क्वेश्चन है वो तो भैया पक्का पकाया 6 नंबर आपको दे रहा है, लेकिन जो 14th और 16th नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना ये 6 नंबर आपके गए, ठीक है। मान लो सी सेक्शन में आपको एक ही क्वेश्चन आता है 15 नंबर और आपने 14 और 16 को छोड़ दिया, तो ये समझ लीजिए आपके 24 नंबर में से अब नंबर आने वाले हैं, ठीक है, 30 में से नहीं आएंगे क्योंकि 6 नंबर का तो आपने छोड़ दिया। तो बहुत ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। तो विलंबित ख्याल जो है वो आपको लिखना पड़ेगा आपके दिए हुए सिलेबस में से, जो राग दिए गए हैं भैरव, मालकोंस और बागेश्वरी का विलंबित ख्याल आपको लिखना पड़ेगा। तो विलंबित ख्याल भी मैं आपको अभी बताऊंगा किस हिसाब से लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी भी मेरे पास
कुछ नोट्स हैं, मैं उसको बताऊंगा आपको, बना करके एक अच्छे से आपको पेश करूंगा। तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि भाई नोट्स दिख गए हैं तो उसको कॉपी कर ले, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर चीज़ को समझना भी चाहिए। नंबर लाना एक अच्छी अलग बात है, लेकिन संगीत को थोड़ा सा समझें, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे कि 3 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1-1 नंबर के। सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और सेक्शन सी के अंदर मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं 6-6 नंबर के। तो सेक्शन ए जो है आपको 8 नंबर दिलवा रहा है, सेक्शन जो बी है वो आपको 10 नंबर दिलवा रहा है, टोटल 18। और सेक्शन सी जो है वो आपको 12 नंबर आपको दिलवा सकता है। तो टोटल आपको 30 नंबर का पेपर देना है। तो बहुत आसान है। अब देखो, आपको एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो 14th नंबर पे आप वो जो देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो कि धमार की नोटेशन लिखें, लेकिन आप जब थियरी का जब सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है इसके बारे में कि नोटेशन ऑफ धमार की नोटेशन लिखो भाई किसी भी राग के अंदर। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल देखोगे, प्रैक्टिकल का सिलेबस देखोगे, तब आपको ये बताया जाएगा। उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल और थियरी का सिलेबस अलग अलग होता है। लेकिन पता नहीं, ना जाने किसने ये सिलेबस बनाया है, कैसे टाइप हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो इनको थियरी के सिलेबस में भी देना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी होगा, मैं भी अगर एक स्टूडेंट हो तो मैं जो थियरी का ही सिलेबस पढ़ूंगा, ठीक है, और उसको पढ़ करके जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसी के हिसाब से पढ़ के चला जाऊंगा। लेकिन आज आपने ये सैम्पल पेपर पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो इसी का ध्यान रखना, ठीक है। तो धमार जो है वो नोटेशन आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। अगर मैं धमार ना भी करवाऊँ आपको, उसके अलावा ये बाकी के दोनों क्वेश्चन करवा दूँ, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको कंप्लीट क्वेश्चन ही करवाऊँगा, कंप्लीट ही सिलेबस करवाऊँगा, क्योंकि अभी 4 मार्च को आपका पेपर है। तो मेरी कोशिश रहेगी तो रोज़ाना एक तो मैं वीडियो डालता रहूँ और आपके सिलेबस को मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है आपको आपकी जो दुविधाएं हैं वो थोड़ी बहुत कम होंगी, क्योंकि सैम्पल पेपर देख करके जान आ गई होगी आपके। तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।